नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका रेयर क्राइम केसेस ऑफ द वर्ल्ड के एक नए एपिसोड में। आज ना हम कोई मर्डर केस का रिव्यू नहीं करने वाले, ठीक है, बल्कि एक ऐसी रियल लाइफ स्टोरी की बात करेंगे जो कि किसी ब्लॉकबस्टर मूवी से कम नहीं है। ये कहानी है जिसमें हमें प्यार भी देखने को मिलता है, ठीक है, और क्या नाम, पैसा भी देखने को मिलता है, ड्रामा भी मिलता है और कोर्ट रूम के जो वो होते हैं ना, वो भी बैटल भी होती है। और ये जो दो बैटल है ये दो अलग अलग देशों में लड़ी जाती है और दो अलग अलग रिजल्ट निकलते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट जॉनी डीप वर्सेस एम्बर हर्ड सागा। हाँ हाँ, आई नो कि क्या नाम है, आपने सोशल मीडिया में इसके बारे में बहुत कुछ देखा होगा, मीम्स भी देखे होंगे, टिकटॉक की वीडियोस भी देखी होंगी, मेगा पिंट जो वाइन मेगा पिंट ऑफ वाइन वाले जो क्लिप्स थे, सब कुछ देखा होगा। बट स्टोरी सिर्फ उतनी नहीं है, ये एक सिंपल सेलिब्रिटी के डिवोर्स से शुरू हुई जर्नी थी जो कि एक इंटरनेशनल लीगल बैटल बन गई थी बाद में जाके। आज हम इस पूरे केस का पोस्टमार्टम करेंगे, शुरू से 2016 से जब उनका डिवोर्स फाइल हुआ था, और देखेंगे कि कैसे यूके में जॉनी डीप केस हार गए और फिर जब अमेरिका में वही केस वो जीत गए। ऐसा क्या अलग हो गया दोनों ट्रायल के अंदर? कानून कानून में कुछ गड़बड़ थी, या सबूत उन्होंने नए पेश कर दिए, या फिर सोशल मीडिया प्रेशर था? और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये जो ट्रायल था, ट्रायल बाय टिकटॉक ने, जहां पूरी दुनिया ऑनलाइन जज बन के बैठ गई थी, इस केस को उसने कैसे इन्फ्लुएंस कर दिया? तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, बिकॉज वी आर अबाउट टू डाइव डीप इनटू द वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल केस ऑफ आवर टाइम। तो कहानी शुरू होती है 2016 के अंदर, ठीक है, जब जॉनी डीप, हमारे जो कैप्टन जैक स्पैरो के नाम से काफी फेमस था, ठीक है ना, वो, और जो एम्बर हर्ड थी जो एक्वामैन में मीरा नहीं बनी थी, वो 15 महीनों की शादी, 15 महीने, जस्ट 15 महीने, मतलब कि एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, तो जस्ट एक साल और 3 महीने, इतनी शादी के बाद एम्बर हर्ड ने 23 मई 2016 को डिवोर्स फाइल कर दिया। सिंपल इररिकॉन्सिबल डिफरेंसेस, जो कि क्या नाम है, ये होता है कि भाई जो डिफरेंसेस आ गए हैं हमारे बीच में वो सॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है ना, तो हमें डिवोर्स चाहिए। जो स्टैंडर्ड सेलिब्रिटी स्टफ था ये, ठीक है, तो इसके अंदर कुछ खास होता वो नहीं था। लेकिन अगर आप यही सोच रहे हैं तो आप इस बारे में बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद जो मई 27 तारीख को एम्बर हर्ड ने लॉस एंजलिस के जो कोर्ट रूम है ना, उसके अंदर पहुंचती है और चेहरे पे एक नीले निशान के साथ, उनका एक नीला निशान था, चोट लग गई थी उसने, और कोर्ट रूम से जो जॉनी डीप के खिलाफ टेम्परेरी रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले लेती है। बेसिकली उन्होंने डीप पर इल्जाम लगाया था कि वो उन्हें मारते पीटते हैं, स्पेशली जब वो नशे में होते हैं, ठीक है। उन्होंने एक रिसेंट इंसिडेंट का जिक्र किया जिसमें डीप ने उनके मुंह के ऊपर फोन फेंक के मारा, और बूम। और मीडिया को चाहिए क्या था? यही मसाला चाहिए था। तो सेलिब्रिटी न्यूज वेबसाइट जो कि TMZ था वहां का, उसने उसकी जो वो थी मीरा, एम्बर हर्ड, उसके जो चेहरे पे ब्रूस्ड थी ना, मतलब ये जो चोट का निशान था, उसकी फोटो छाप दी और एक प्राइवेट डिवोर्स को पब्लिक के लिए एक तमाशा सा बना दिया। यहीं से दो कहानियां बनती हैं, ठीक है ना। एक एम्बर हर्ड की कहानी जिसमें मैं एक विक्टिम हूं जो बोलने की हिम्मत कर रही है, ये एम्बर हर्ड की तरफ से कहानी थी, और जो जॉनी डीप था उसकी तरफ से ये कहानी थी कि ये औरत झूठी है, गोल्ड डिगर है, और अब्यूज के झूठा इल्जाम लगा के पैसे और लूटना चाहती है। डिवोर्स में जो एलिमनी वगैरह होती है ना, वो और लूटना चाहती है, तो उसके लिए झूठे इल्जाम लगा रही है। जो डीप की लीगल टीम थी, जिसको एक सुपर लॉयर लॉरा वासर लीड कर रही थी, उसने तुरंत जो ये गोल्ड डिगर वाला था ना, ये नैरेटिव चलाना शुरू कर दिया पूरे के पूरे मीडिया के ऊपर
ठीक है। और उन्हें सपोर्ट भी मिला जब LAPD जो कि वहां की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी, उनकी जो इनिशियल स्टेटमेंट थी वो जिन्होंने कहा था कि जब वो उनके घर पे गए तो उन्हें किसी भी क्राइम का कोई भी एविडेंस नहीं मिला। ठीक है। थोड़े महीनों बाद यही जो क्या नाम है, इधर से तू तू मैं वाला जो चल रहा था, इसके थोड़े महीने बाद जो झगड़ा झुगड़ा हो लिया, उसके बाद अगस्त 2016 के अंदर दोनों ने आउट ऑफ कोर्ट, मतलब कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट करने का डिसाइड कर लिया। ठीक है। अमाउंट कितना देना पड़ा? जॉनी डीप को देना पड़ा $7 मिलियन। ठीक है। बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा, बट क्या पता उनके लिए बहुत कम होते हो। ठीक है। तो डिवोर्स फाइनल हो जाता है। रिस्टेनिंग ऑर्डर जो जॉनी डीप के ऊपर थे वो भी हट जाते हैं। ठीक है। दोनों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी कर दी। स्टेटमेंट में ये लिखा था कि जो हमारा जो रिश्ता था वो बहुत पैशनेट था और कभी कभी वॉलेटाइल भी था, पर हमेशा प्यार से बंधा हुआ था और किसी ने भी फाइनेंशियल गेन के लिए झूठे इल्जाम नहीं लगाए। केस क्लोज हो गया, है ना? नहीं, यही तो पूरा का पूरा ट्विस्ट आ गया। एम्बर हर्ड ने एक मास्टर स्ट्रोक चला। ठीक है ना? उन्होंने पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि वो पूरे के पूरे जो $7 मिलियन थे वो चैरिटी में डोनेट कर देंगी। ठीक है। जो ACLU और चिल्ड्रन हॉस्पिटल हैं लॉस एंजलिस के, उसको डोनेट करने वाली थी। ठीक है। इससे उन्होंने जो जो गोल्ड डिगर का टैग लगा हुआ था ना उसके क्या नाम है, पूरे पूरे नैरेटिव की हवा से निकाल दी। शॉर्ट टर्म में ये बहुत बहुत ज्यादा ब्रिलियंट मूव था, क्योंकि 7 मिलियन के अंदर अगर तुम्हारी क्या नाम है हॉलीवुड के अंदर अगर आपकी इमेज चेंज हो जाती है तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि इससे ज्यादा तो एक मूवी के अंदर फीस वगैरह ले लेते हैं। ठीक है। लेकिन ये भी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गया, क्योंकि ये जो डोनेशन का टाइम था ना, ये उन्होंने पूरा ही नहीं किया, मतलब कि उन्होंने डोनेशन दिया ही नहीं। ठीक है। आगे चलकर डीप की जो लीगल टीम थी ये उसका सबसे बड़ा हथियार बन गया, दोनों जो UK और US में जो ट्रायल चल रहे थे उसमें। ठीक है ना? तो जो सेटलमेंट था वो शांति लाने के लिए था, उसी में आग, उसी के आगे लड़ाई के बीज भी छुपे हुए थे। और फिर 2 साल की शांति के बाद दिसंबर 2018 के अंदर एम्बर हर्ड ने वाशिंगटन पोस्ट में एक को एड होता है, मतलब कि वहां पर लेख लिखा जाता है। ठीक है ना? वो लिखा। ठीक है। इस आर्टिकल में ने आग में घी लगाने का काम कर दिया। आर्टिकल का टाइटल था कि भाई आई स्पोक अप अगेंस्ट द सेक्सुअल वायलेंस एंड फेस्ड और कल्चरल वार दैट हैज टू चेंज। मतलब कि मैंने है ना, ये जो वायलेंस है, सेक्सुअल वायलेंस, ये मैंने फेस की है, और जो हमारा जो कल्चर है, ठीक है ना, मेल डोमिनेंसी वाला, उसका क्या नाम है, गुस्सा भी झेला है। ठीक है ना? और ये सब चेंज होना चाहिए। आर्टिकल में जॉनी डीप का नाम कहीं पर भी नहीं लिखा था, कभी भी नहीं, कभी भी कहीं भी पर भी नहीं था। लेकिन जो डीप की टीम थी ना, उसका कहना था कि इसमें लाइनों के बीच में ऐसे साफ साफ वर्ड यूज किए गए हैं जो कि पूरा का पूरा उनकी तरफ इशारा करता है। एक तो टाइटल, ठीक है ना, दूसरा था कि दूसरी जो वो लाइन थी वो थी देन 2 years अगो, 2 साल पहले उसकी शादी हो रखी थी, आई बिकेम अ पब्लिक फिगर रिप्रेजेंटिंग डोमेस्टिक अब्यूज, जो कि हिंट करता था कि 2016 के अंदर जो उनका डिवोर्स केस का एलिगेशन चल रहा था ना वो। और तीसरा था आई हैड a rare vantage point of seeing in real time how institution protects men abused of abuse। मतलब कि जो कि मैंने अपने लाइफ के अंदर वो चीज सीधे सीधे महसूस की है, जिसमें कि जो मेल डोमिनेट सोसाइटी है वो एक दूसरे मेल को जो कि इन सब क्राइम्स के अंदर लिप्त है उसको बचाने की कोशिश करता है। ठीक है ना? इन्हीं 3 लाइनों के बेसिस पर जॉनी डीप ने वर्जीनिया के अंदर एम्बर हर्ड पे $50 मिलियन का डिफेमेशन केस फाइल कर दिया, और यहां से शुरू हुआ लीगल वार पार्ट 2। यूएस ट्रायल से पहले ये पूरा का पूरा मामला लंदन के हाई कोर्ट में टेस्ट हुआ। डीप ने यूके के एक टैबलॉइड द सन, जो कि मतलब कि मैगजीन वगैरह देता था,
पर केस किया था। क्यों? क्योंकि द सन ने एक आर्टिकल में उन्हें वाइफ बीटर लिखा था, मतलब कि जो वाइफ को पीटता ना, वो टाइटल दिया था, ठीक है ना। अब यूके और यूएस का कानून दोनों एकदम अलग थे। यूके में अगर द सन ने डीप को वाइफ बीटर लिखा था, तो द सन को ये साबित करना पड़ेगा कि ये बात सब्सटेंशियली ट्रू है, ठीक है ना। बर्डन ऑफ प्रूफ जो था वो न्यूज़पेपर के ऊपर पड़ा था, डीप पर नहीं था। डीप को कुछ साबित नहीं करना था। और ये केस एक जज जो मिस्टर जस्टिस निकोल ने सुना, जूरी ने नहीं सुना। न्यूज़पेपर का पूरा केस एम्बर हर्ड की टेस्टिमनी पर टिका हुआ था। उन्होंने डीप के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस के 14 स्पेसिफिक इंसिडेंट बताए, और ये जो ट्रायल था ये 16 दिन तक चला था, ठीक है। एविडेंस क्या थे? हर्ड ने 14 इंसिडेंट को डिटेल में और ग्राफिक्स में के हिसाब से बताया, कि मतलब कि जैसे मैं किसी बोट पे थी है और वहां पर था, कौन कौन लोग खड़े थे वगैरह वगैरह। डीप ने सारे इल्जामों को झुठलाया, ठीक है ना, और माना कि उन्हें ड्रग्स और अल्कोहल की सीरियस प्रॉब्लम थी भी। उन्होंने उल्टा हर्ड पर आरोप लगाया कि वो आपस में झगड़ा करती थी। सबसे डैमेजिंग सबूत जो थे वो डीप के टेक्स्ट मैसेज थे, जो कि उन्होंने जो एक्टर था पॉल बेटनी को भेजे थे, ठीक है ना। उनके साथ मजाक में लिखा हुआ था कि हर्ड को जलाने और दबाने की बातें की थी, ठीक है ना। ये जो मैसेज थे कोर्ट में पढ़े गए, ठीक है ना, बूम। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई। दोनों तरफ के जो दोस्त थे, फैमिली था, स्टाफ था, सबने गवाही दी और सबकी कहानियां अलग अलग थी। आखिरकार फाइनली फैसला आया नवंबर 2020 के अंदर। जस्टिस निकोल ने 129 पेजों की एक डिटेल जजमेंट दिया। वर्डिक्ट के अंदर जॉनी डीप हार गया। जज ने माना कि भाई जो द सन ने उन्हें वाइफ बीटर कहना है वो सब्सटेंशियली ट्रू है। जज ने 14 में से 12 इंसिडेंट को सही माना और कहा कि इनकी वजह से हर्ड को अपनी जान का खतरा महसूस हुआ था। जज ने हर्ड को एक क्रेडिबल विटनेस माना और जो जॉनी डीप था उसका जो गोल्ड डिगर वाला वो टाइटल उसके ऊपर डालना चाह रहा था हर्ड के ऊपर, वो पूरा हॉक्स है, ठीक है ना। तो इस वाले नैरेटिव को पूरा रिजेक्ट कर दिया। जज ने ये भी नोट किया कि हर्ड को जो $7 मिलियन डोनेट करने थे का एक जो वादा गोल्ड डिगर के कैरेक्टर से मैच नहीं करता। मतलब कि जो एम्बर हर्ड ने $7 मिलियन डोनेट करने वाली थी ना, वो उन्होंने चेक नहीं किया कि उन्होंने किया है या नहीं किया, ठीक है। तो डीप ने अपील करने की कोशिश की लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया, ठीक है। इस हार का असर तुरंत हुआ। जो वार्नर ब्रोस की जो कंपनी थी उसने डीप को फैंटास्टिक बीस्ट की जो फ्रेंचाइजी थी ना, हैरी पॉटर वाली, पुराने मतलब कि जिसके अंदर की वो क्या नाम है, डम्बलडोर वगैरह जवान था, ठीक है ना, उस फ्रेंचाइजी से निकाल दिया। इसीलिए जो उसकी नेक्स्ट पार्ट बना था उसके अंदर ये नहीं था, ठीक है। कैरियर पे बहुत बड़ा डेंट लगा। इस हार के बाद यूएस में जो ट्रायल था वो डीप के लिए जीतना एक मजबूरी सा बन गया था। अपनी रेपुटेशन वापस पाने का ये उनके पास एक आखिरी मौका था, वरना सब कुछ साफ हो जाता। अब आते हैं उस ट्रायल पर जिसे पूरी दुनिया ने लाइव देखा, वर्जीनिया ट्रायल। यहाँ जॉनी डीप की जो किस्मत थी वो बिल्कुल पलट गई। क्योंकि गेम्स के रूल ही अलग थे ना। उसके अंदर न्यूज़पेपर को साबित करना था कि भाई क्या नाम है, ये जो है हमने जो वाइफ बीटर लिखा है वो सही है, ठीक है ना। तो सिर्फ वो अपनी बात बोलेंगे, जॉनी डीप उनको डिफेंड नहीं कर सकता। मतलब कि वो ये तो मतलब कि वो उनके जवाब तो दे सकता है लेकिन वो अपनी तरफ से कुछ नया पेश नहीं कर सकता था, ठीक है। डीप ने जो केस था, और लेकिन अमेरिका में ऐसा था कि डीप को साबित करना था कि भाई उसने ऐसा नहीं किया, ठीक है। डीप ने केस जो वर्जीनिया में फाइल किया था, क्योंकि वहां के कानून जो थे वो प्लेंटिफ थे। यहाँ का जो केस फाइल करने वाले के लिए थोड़े से ज्यादा फेवरेबल होता है, मतलब जिसने केस फाइल किया ना उसके लिए थोड़े से फेवरेबल होता है। और वाशिंगटन पोस्ट के सर्वर वर्जीनिया में ही थे, तो जुडिक्शन बन गया। बर्डन ऑफ प्रूफ, ठीक है ना। यहाँ यूएस में उल्टा था। डीप एक पब्लिक फिगर है तो उन्हें साबित करना था कि जो हर्ड ने जो लिखा है वो झूठ है,
और ये भी कि हर्ड ने एक्चुअल मालिश के साथ लिखा है। एक्चुअल मालिश का मतलब है कि हर्ड जानती थी कि वो झूठ बोल रही है, या उसने सच जाने की जरा सी भी परवाह नहीं की। ये साबित करना बहुत बहुत मुश्किल था, ठीक है ना। यूके वर्डिक्ट जो था वो पहले से ही था इनएडमिसिबल, मतलब कि उस केस के बारे में बात कर ही नहीं सकते, मतलब कि वो इसके अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा। जो जज थे वो पेनी अजाक्रेट ने एक क्रूशल फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि जो यूके का ट्रायल के वर्डिक्ट है वो इस केस में एविडेंस के तौर पे पेश नहीं किए जा सकते। इससे जूरी को ये पता नहीं चलेगा कि एक जज पहले ही डीप को वाइफ बीटर मान चुका है। इससे जूरी पर कोई भी प्रिजुडिस, मतलब कि जो पहले से फैसला है वो उसकी प्रिजुडिस मतलब उस तरीके से नहीं सोच पाएगा। ये बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट हुआ। और लाइव स्ट्रीम, और सबसे बड़ा गेम चेंजर जो था, जज ने ट्रायल को लाइव स्ट्रीम करने की परमिशन दे दी थी। इस एक डिसीजन ने इसको एक लीगल बैटल से ग्लोबल मीडिया का इवेंट बना दिया। अब जो क्या नाम है, क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स क्या क्या हुए थे। जो डीप ने हर्ड पर 50 मिलियन का केस किया था, $50 मिलियन का उनके ऊपर जो आर्टिकल लिखा था, ठीक है ना, उसके लिए केस किया था। हर्ड ने भी डीप पर 100 मिलियन यूएस डॉलर का काउंटर क्लेम कर दिया था। उनका कहना है कि जो डीप के लॉयर हैं एडम वैडमैन ने डेली मेल को स्टेटमेंट देकर उन्हें डिफेम किया है। उनके एब्यूज एलिगेशन को होक्स और एम्बुश बोलकर बोला है, ठीक है ना। एविडेंस का तूफान, 6 हफ्ते के तक यही ट्रायल चला और सबूतों की तो बारिश हो गई। डीप की टीम का जो स्ट्रेटेजी थी वो बहुत सिंपल सी थी। उनकी टीम, जिसमें कैमेलिया वेस्क्यू और बेंचू थे, ने हर्ड को ट्रू एग्रेसर और अनरिलायबल नरेटर की तरह पोर्ट्रे किया। उनका की एविडेंस थे कि ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसमें कि हर्ड ने डीप को हिट करने की बात मान रही है, मतलब कि जिसके अंदर हर्ड ने कहा है कि हाँ मैंने डीप को भी मारा, ठीक है ना। और उन्हें टोंट भी कर रही है कि दुनिया को बताओ कि तुम डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम हो, ठीक है ना। डीप की जो सीवियर जो फिंगर टिप्स थे उसके ग्राफिक्स फोटो, डीप ने इल्जाम लगाया कि हर्ड ने उन पर वोडका की बोतल फेंकी थी जिससे उनकी उंगली कट गई थी। एक जो साइकोलॉजिस्ट था डॉक्टर सैनन करी ने गवाही दी कि जो हर्ड को बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और हिस्टोरोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, इससे उन्हें जूरी को यह समझाने की कोशिश की कि हर्ड को अटेंशन सीकिंग और बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलती है। मतलब कि एक छोटा सा इंसिडेंट जिसके अंदर मान ले कि कोई अगर बेड से कूदा, ठीक है, छोटे से बेड से, मतलब कि जो अराउंड 2 फीट हाइट का होगा, उससे कूदा, तो वो क्या नाम है दोस्तों को बताएगा कि मैं 3 मंजिल से कूद गया, ठीक है ना। इस टाइप से मतलब कि छोटी बातों को बहुत बड़ा करके बताती है, ठीक है। ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। अब हर्ड की टीम की स्ट्रेटेजी भी सुन लेते हैं। उनकी टीम को ये साबित करना था कि जो भाई उन्होंने आर्टिकल लिखा है, जो उनकी जो एम्बर हर्ड ने आर्टिकल लिखा है वो सच्चा है। और उसके जो की एविडेंस है वो हर्ड की एक इमोशनल टेस्टामेनी थी, ठीक है ना, जिसमें उन्होंने कई अब्यूज का इंसिडेंट बताए, इंक्लूडिंग एक सेक्सुअल असॉल्ट का भी इल्जाम लगाया। डीप के लिखे हुए गुस्से भरे और गालियों वाले टेक्स्ट जो जूरी को पढ़कर सुनाए गए। उनकी बहन विटनी हेनरी क्यू अकेली आई विटनेस थी जिन्होंने कहा कि उसने डीप को हर्ड को मारते हुए देखा है, मतलब अपनी आंखों से देखा। जो उनके साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है ना, डॉक्टर डॉन ह्यूजे ने डायग्नोज किया है हर्ड की पीटीएसडी है, जो कि डीप के लिए इंटीमेट पार्टनर वायलेंस से हुआ है। मतलब कि जो डॉक्टर डॉन ह्यूज थे, ठीक है ना, उन्होंने हर्ड एक पीटीएसडी, जो कि मतलब कि अगर कोई जो उनका इंटीमेट पार्टनर होता है वो अगर वायलेंस करता है तो साइकोलॉजिकली किसी को अगर वो प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको डायग्नोस किया है इन्होंने। तो इसका मतलब कि डीप के मारने से ये सब हुआ।
ये ट्रायल बैटल ऑफ एक्सपर्ट्स बन गया था, जहां दोनों तरफ के साइकोलॉजिस्ट एक दूसरे को डायग्नोज कर रहे थे। अब आते हैं असली मामले पर। कोर्ट रूम के अंदर जो भी हो रहा था वो तो था ही, पर एक और ट्रायल चल रहा था, और वो चल रहा था सोशल मीडिया पर। और वहां के जो जज कौन थे भाई? वो थी पूरी की पूरी दुनिया। ट्रायल को लाइव स्ट्रीम करने का जो डिसीजन था वो एक कैन ऑफ वॉर्म को खोल दिया था। मतलब कि जिसमें अब कैन ऑफ वॉर्म अगर तुम खोलोगे तो जो वॉर्म्स है वो एकदम से बाहर निकल के चारों तरफ भागने की कोशिश कर, ठीक है ना। कोर्ट का जो टीवी था, जिस चैनल पर मिलियंस ऑफ लोग रोज इसे देख रहे थे, यूट्यूबर और जो टिकटॉकर्स थे जिनका लॉ से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है ना, इसके हॉट टेक्स और एनालिसिस कर रहे थे, ठीक है। मतलब कि इसके ऊपर वीडियो बना रहे थे, कंटेंट बना रहे थे, और ऑनलाइन जो डिस्कोर्स था एकदम वन साइडेड था। टिकटॉक पर जस्टिस फॉर जॉनी डीप को 20 बिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिले थे, और जस्टिस फॉर एम्बर हर्ड का फ्रैक्शन भी नहीं था। मतलब कि जस्टिस फॉर एम्बर हर्ड का बहुत छोटा सा पार्ट था। एक रिपोर्ट के अनुसार इसमें 11% जो कन्वर्सेशन थी वो फेक अकाउंट से हो रही थी। 11%, 20 बिलियन की 11%, समझ रहे हो, बहुत होती है, जो कि एक प्रो डीप सेंटीमेंट को बढ़ावा दे रही थी। अब ये डीप ने करवाया था या नहीं, ये कुछ कंफर्म नहीं है। ट्रायल को मिमीफाई कर दिया गया था। डीप के कोर्ट रूम में डूडले करना, या उनका मेगा पिंट ऑफ वाइन वाला कमेंट चार्मिंग लगा, जो कि वहीं दूसरी तरफ एम्बर हर्ड का रोने वाले जो क्लिप था उसका मजाक उड़ा गया, उन्हें पैरोडी वीडियो में यूज किया गया, उन्हें एक मैनिपुलेटिव और हिस्ट्रिकल जो विलन है उसकी तरह पोर्ट्रे किया गया। एंटी हर्ड का कंटेंट, जो लोग जिस एंटी हर्ड के कंटेंट से काफी लोग पैसा भी कमा रहे थे, क्योंकि उस पर व्यूज काफी ज्यादा आ रहे थे। मिसोजिनी जो है, यानी औरतों के प्रति नफरत, ये कमर्शियली प्रॉफिटेबल बन गया था उस टाइम पे। पब्लिक ने हर्ड को एक इम्परफेक्ट विलन होने के लिए जज किया, ठीक है। जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक अब्यूज का विक्टिम हमेशा कमजोर, शरीफ और इमोशनली कंट्रोलेबल होगा, एम्बर हर्ड इस मोल्ड में फिट नहीं हो रही थी। उन्होंने माना कि वो भी लड़ी थी, और उनकी इमोशनल टेस्टिमनी को लोगों ने फेक कहा। जूरी को मीडिया से दूर रहने के लिए कहा गया था, पर जब आपका फोन, आपका टीवी, हर जगह वही चल रहा हो तो बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्या इस माहौल में भी एक फेयर ट्रायल हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल था। अब आता है जून 2022, जो कि फैसले का दिन था। जूरी ने जॉनी डिप के फेवर में वर्डिक्ट दे दिया। उन्होंने माना कि जो हर्ड ने जो आर्टिकल लिखा, उसकी तीन बातें उन्हें डिफेम करती हैं, और एक्चुअली मालिश के साथ लिखी गई हैं। डीप को टोटल 10.35 मिलियन का डैमेज मिले। मतलब कि उन्होंने 50 मिलियन का किया था, 10.35 मिलियन डॉलर्स का डैमेज उन्हें देने के लिए बोला। लेकिन जूरी ने हर्ड के जो काउंटर क्लेम की जो बात को भी था उसको भी सही माना। उन्होंने माना कि भाई जो डीप के लॉयर ने हर्ड को डिफेम किया है, जब उन्होंने एक स्पेसिफिक इंसिडेंट को होक्स कहा था, इसके लिए हर्ड को $2 मिलियन मिले। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था। अगर हर्ड के सारे एलिगेशन झूठे थे तो उनके एक एलिगेशन को होक्स कहने पे डिफेम कैसे हो सकता है? और शायद जूरी जो म्यूचुअल अब्यूज की थ्योरी में बिलीव कर रही थी, या उन्हें बस हर्ड की क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो शक था। बाद में दोनों ने अपील फाइल की, पर आखिर में सेटल कर लिया। हर्ड ने डीप को $1 मिलियन दिए, जिसे डीप की टीम ने चैरिटी के नाम पे डोनेट कर दिया, ठीक है ना, उसके अनाउंसमेंट की। तो इससे साबित क्या हुआ? इस केस का लेगेसी बहुत ज्यादा, मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड है। जो हैशटैग मी टू का जो असर था वो उस पर भी था। कई लोगों का कहना था कि ये वर्डिक्ट हैशटैग मी टू मूवमेंट के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इससे अब्यूज के जो सर्वाइवर है वो बोलने से डरेंगे। उन्हें लगेगा कहीं उन पर कोई विश्वास ही नहीं करेगा, या उन पर उल्टा डिफेमेशन केस ना हो जाए। ये केस पावरफुल आदमियों के लिए एक प्लेबुक बन गया था, ठीक है ना, जो अपने एक्यूजर को कैसे भी चुप करा सकते थे। दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना यह था कि ये एक बहुत जरूरी केस था, जो कोर्स करेक्शन था,
कि इसमें इनोसेंट, मतलब कि जब तक तुम प्रूव नहीं हो जाते, प्रूवन गिल्टी नहीं हो जाते, तब तक आप इनोसेंट माने जाओगे। ये जो प्रिंसिपल है ये काफी स्ट्रांग हुआ इस केस इस और ये उन मर्दों के लिए भी जीत था जो झूठे इल्जामों का शिकार होते हैं, क्योंकि आखिरकार हमेशा ये थोड़ा होता है कि अगर लड़का हुआ है तो मतलब वो झूठ ही बोलेगा, और लड़की हुई है तो वो हमेशा सच ही बोलेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। कैरियर पे असर, जो जॉनी डीप था उसका यूएस जो ट्रायल था वो जीतने के बाद उनका कैरियर वापस ट्रैक पे आ गया। डायोर के साथ उन्होंने $1 मिलियन डील, मूवी, म्यूजिक टूर सब वापस शुरू हो गए थे। उनकी पब्लिक इमेज दोबारा से रिहेबिलिटेट हो चुकी थी। एम्बर हर्ड, उनका कैरियर नीचे चला गया। एक्वामैन 2 में उनका रोल काफी छोटा कर दिया, मतलब कि बहुत सारे सीन काट दिए गए, तो वो अब पब्लिक लाइफ से दूर चली गई हैं और स्पेन में रह रही हैं। अभी लास्ट टाइम मैंने सुना था, आई थिंक उनका भी बेबी भी हुआ है, ये मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन ऐसा मैंने न्यूज आई थी, और आई थिंक उनकी एक क्लिप भी आई थी। बस ये इतना ही पता। तो दोस्तों ये थी डीप और हर्ड की कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि एक लीगल केस सोशल मीडिया पे सर्कस बन जाता है, और तो सच और झूठ के बीच की लाइन धुंधली होने लगती है, क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई ऐसा थोड़े ट्रायल चल रहा है, उनके पास सबूत है, नहीं। कोई किसी का जस्ट जो तुम्हें पसंद आ रहा है, जो तुम्हारी लाइफ में चल रहा है, उसी से इन्फ्लुएंस होकर तुम क्या नाम है जो मर्जी बोल देते हो। यूके में एक जज ने जो पब्लिक ओपिनियन से दूर और एविडेंस के बेसिस पर फैसला सुनाया था, यूएस में लाइव टीवी पर जूरी ने एक माहौल में फैसला सुनाया जहां ऑनलाइन क्राउड पहले से वर्डिक्ट दे चुका था। ये केस एक कॉशनरी टेल है, ठीक है ना। ये हमें सिखाता है कि जस्टिस कितना फ्रेजाइल हो सकता है जब कोर्ट रूम की दीवारें ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं, मतलब कि जब कोर्ट बाहर के इन्फ्लुएंस से इन्फ्लुएंस होने लगता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपने ट्रायल फॉलो किया था? आपकी ओपिनियन क्या थी? जॉनी डीप जो थे वो इसमें कल्प्रिट थे, या फिर क्या नाम है एम्बर हर्ड थी, या दोनों ही कल्प्रिट थे, या फिर दोनों ने ही मतलब कि अपनी जो इमेज सुधारने के लिए ये सब किया, और जिसमें एक विनर था और एक लूजर था? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर जरूर बताएं, ठीक है ना। लेट्स हैव अ रियल कन्वर्सेशन अबाउट दिस। मैंने इस केस के बारे में काफी पढ़ा है, काफी सोर्सेज भी गैदर किए थे, ठीक है ना। तो इसमें मैं जरूर आपको कुछ फीडबैक दे पाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस आउट, सायोनारा, गुड नाइट, बाय बाय।